लास्ट टाइम्स में जो है स्टार्टअप में काम किया और आपने एक लंबा वक्त गुजारा है कई जगहों पे, चंडीगढ़ में, लखनऊ में, फ्रीलांसिंग में, बहुत सारी जगहों पे काम किया है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ, लोग जो है वो बहुत स्टार्टअप को जो है वो बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव समझते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव समझते हैं और समझते हैं कि स्टार्टअप पैसा बहुत देता है और बहुत सारी चीज़ें। तो मेरे पास कुछ सवाल हैं, मैं उसको मतलब एक के बाद एक जो है आपसे पूछूंगा। इसमें पहली चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि स्टार्टअप किसको ज्वाइन करना चाहिए? एक फ्रेशर को, एक एक्सपीरियंस्ड आदमी को, या वो आदमी की जो अपने 50s में है और सिर्फ वो एक मैनेजरियल पोजीशन पे है, सिर्फ लीडरशिप रोल्स पे? स्टार्टअप आखिर किसके लिए है? थोड़ा सा इस पे बात करें। जी जी। तो इसमें देखिए कई सारे नज़रिए आ जाते हैं एक तरीके से। इसमें तीन हैं तो ऑब्वियसली तो जैसे अगर आप फ्रेशर की बात करें तो फ्रेशर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो स्टार्टअप ज्वाइन करे। अब उसमें कई सारी चीज़ें हैं कि उसको ऑब्जर्व करनी चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि हर स्टार्टअप जो है आपको अच्छी सैलरी दे रहा हो, या कई जगह स्टार्टअप्स में अच्छी सैलरी भी मिलती है, कई जगह स्टार्टअप्स में ठीक ठाक सैलरी भी मिलती है। वो डिपेंड करता है। अब कई स्टार्टअप्स कुछ ऐसे भी होते हैं, स्टार्टअप्स जो आपको टैलेंट को गेन करने के लिए वो जैसे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बंदा है उसको लेने के लिए वो एक अच्छा अमाउंट दिखाते हैं, हम्म। बट एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल पे उसको जॉब देते हैं। हम्म। और वो आगे चल के कन्वर्ट नहीं होता, या जो भी है 6 मंथ्स तक या 8 मंथ्स तक उससे काम हम्म। करवाया और फिर उसके बाद उसको किनारे कर दिया। हम्म। बट ये एक एक्सपीरियंस अगर इंसान अगर ज्वाइन करता है तो हम्म। उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अगर कोई फ्रेशर ज्वाइन कर रहा है स्टार्टअप तो उसमें काफ़ी लर्निंग्स होती हैं उसके लिए। हम्म। क्यों? क्योंकि स्टार्टअप जो है वो बहुत सारी चैलेंजेस से शुरू के स्टेज में गुजर रहा होता है। हम्म। फाइनेंशियल में भी, हम्म। या वो फंड करवा रहे हो या फंड उठा रहे हो या कुछ भी है, हम्म। फंड उठाने वाले हों, कई सारी चैलेंजेस होते हैं। हम्म। और टेक के लिहाज से भी कम लोग होते हैं तो ऑब्वियसली आपको एक एक बंदा जो हो रहा होता है वो कम से कम नहीं तो 4-5 लोगों का काम कर रहा होता है। मतलब ठीक है ना? लर्निंग के लिए। लर्निंग के लिहाज से हम्म। टेक्निकल एंड पे बहुत अच्छी चीज़ है हम्म। अगर आप स्टार्टअप ज्वाइन कर रहे हैं एज अ फ्रेशर, नॉट ठीक एन है। एज एन एक्सपीरियंस्ड। एज एन एक्सपीरियंस चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। अब हम्म। इसमें कई तरीके के स्टार्टअप्स आते हैं ना। अगर आप अर्ली एज स्टार्टअप की बात करें तो उसमें कम लोग होते हैं, पैसे की दिक्कतें होती, फाइनेंशियल क्राइसिस भी होते हैं। हम्म। और आपके मैनेजमेंट के लिहाज से अगर आप सोचें कि कई सारे मैनेजमेंट के लोग हैं तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। हम्म। आप एक अकेलौते हैं मान लिए तो पूरा बैकएंड आप ही को बनाना है, उसमें हम्म। कोई बैकएंड डेवलपर या आपके साथ टीम नहीं होती। टीम नहीं होती है। एक ओके। तरीके से बहुत बड़ी टीम नहीं, हाँ, 5 से 10 लोग की टीम इज इनफ फॉर अर्ली एज स्टार्टअप। अब ठीक है। अर्ली एज से के बाद जो है कुछ स्टार्टअप्स ऐसे होते हैं जो एक सस्टेनेबल जर्नी पे आ चुके होते हैं। हम्म। ठीक है ना? और वो अपनी आगे की जर्नी के लिए अपने को फंड करवाने के लिए या जो भी है सारी चीजों के लिए ग्रो कर रहे होते हैं। हम्म। तो वो होता है ग्रोइंग स्टार्टअप। ये हम्म। हो गया अर्ली एज, एक होता है ग्रोइंग, और एक वो स्टैब्लिश्ड। स्टार्टअप जो कन्वर्ट हो जाता है कोई ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। तो ऐसे स्टार्टअप की जर्नी रहती है। अगर आप स्टार्टअप में ज्वाइन करने की बात करें तो फ्रेशर को अर्ली एज स्टार्टअप ही ज्वाइन करना चाहिए। रिस्क तो बहुत होता है, वैसे ही रिवॉर्ड भी होता है। रिस्क टू रिवॉर्ड वेरी हाई होता है। ठीक है, तो मतलब पहली बात ये है कि अगर कोई फ्रेशर है और वो हम्म। इंडस्ट्री में शुरू कर रहा है अपनी ग्रेजुएशन के बाद या पोस्ट ग्रेड के बाद भी, तो उसके लिए एक एमएनसी में जाने से ज़्यादा आप कह रहे हैं, अच्छा आपके है। हिसाब से हाँ प्रेफर कर रहे हैं कि एक स्टार्टअप में जाए ताकि उसे सीखने को मिले। हाँ। और फिर अगर वो शुरू के लोगों में से है, तो अगर स्टार्टअप बूम करता है तो फिर उसको भी जो है वो उसको गेन, कोर मेंबर अल्टीम फाउंडिंग टीम में रखा हाँ, भी जा सकता अल्टीमेटली उसको गेन होगा। ठीक है, पहली है। जी। चीज़ तो ये हो जाती है। अच्छा, एक और चीज़ की, क्योंकि जैसे कि अगर कोई ग्रेजुएट है और वो अपनी यूनिवर्सिटी से निकल रहा है तो उसको आइडिया नहीं होता कि इंडस्ट्री कैसे काम करती है, क्या चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें नहीं होती हैं, और उसको जहाँ भी जॉब दिखती है वो उसे ज्वाइन कर लेता है। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जैसे कि एक स्टार्टअप में अगर कोई जाता है फ्रेशर तो ज़्यादा हम्म। ग्रोइंग चीज़ें मिलती है। लेकिन क्या हर स्टार्टअप ग्रोइंग की तरफ ही जाता है, या फिर उसके अंदर और भी कुछ पिक्युलरिटीज़ होती हैं कि जिसका ध्यान रखना चाहिए? और अगर रखना चाहिए तो अगर कोई कोई भी शख्स या कोई भी आदमी जो एकदम फ्रेशर एक नया है,
तो अगर कहीं स्टार्टअप में जा रहा है तो आखिर वो किन बातों का ध्यान रख के चले कि हाँ भाई रिस्क और रिवॉर्ड दोनों चीज़ है, लेकिन और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी स्टार्टअप को ज्वाइन कर रहे हो तो हाँ भाई ये चेक मार्क्स तो कम से कम बेसिक होने ही चाहिए, ताकि वो वहां पर जाए और एक लंबी जर्नी अपनी वहाँ सोच पाए। हाँ, आजकल की डेट में तो मेन मतलब जो बेसिक चेक्स है ना, वो ये आते हैं कि जैसे कि कोई स्टार्टअप अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत ही अर्ली स्टेज स्टार्टअप है, ठीक है ना, और सीड फंडिंग एक तरीके से है उसकी, या प्री सीड कह लीजिए, तो बेसिक फंक्शनैलिटी ये कि सोशल मीडिया प्रेजेंस कितना है उसका। ओके। सबसे बड़ी बात तो यही है कि प्रेजेंस कितना है उसका, उसी से पता चल जाता है आपको आगे चीज़ों का। जैसे अगर आप थोड़ा सा ये देख रहे हैं कि फंडिंग है कि नहीं है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। आप कई जगह सोशल मतलब गूगल पे जाके उस कंपनी के बारे में चेक कर सकते हैं, सोशल प्रेजेंस आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आप फंडिंग के बारे में उसका चेक कर सकते हैं कि उसको फंडेड है कि नहीं है स्टार्टअप, इनके पास पैसा है कि नहीं है, या आगे चल के आपको फंड करेंगे कि नहीं करेंगे। इन केस फंडेड नहीं है फिर? इन केस फंडेड नहीं है तो आपका ये चेक डाउन हो गया ना, ये क्रॉस हो गया चेक। अच्छा, ये चेक ये उसमें चीज नहीं आया है ना। ठीक है, मतलब फंडिंग जरूरी है। फंडिंग जरूरी है, ऑब्वियसली फंडिंग जरूरी है। अगर कोई ऐसा मतलब ये उसमें आ गया जिसमें ज्यादा रिस्क और बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ये चीज है। ठीक है। तो हो सकता है वो एम कर रहे हो फंडिंग के लिए, कुछ बैकअप अमाउंट हो। अब इन सब चीजों में जैसे जहां पे आपको नहीं पता चल पा रहा है फंडिंग है कि नहीं, तो उनके एम्प्लॉयज लिंक्डइन पे जाके आप चेक करें उनके एम्प्लॉयज के बारे में, और जो वहाँ पे जो कोर टीम एम्प्लॉयज हैं उनसे सिर्फ बात करें, पूछें और सारी चीज़ें जानकारी लें उनसे। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इनके पास रनवे है कि नहीं है, 1 साल का या 1.5 साल का, 2 साल का, ताकि आप उस लेवल तक, उस टाइम तक अगर फाउंडिंग टीम में रहते हैं तो आपको आने वाली चीज़ों का फ़ायदा मिलता है कि नहीं मिलता है, या आपको सैलरी भी तब तक मिलती है कि नहीं मिलती, ये सारी चीज़ें उसी से पता चल जाती हैं। अगर कोई स्टार्टअप में आपको चीज़ें दी जाती हैं कि आपको कोर टीम भी है, फाउंडिंग टीम में भी है, बड़ी पोजीशन भी है, लेकिन स्टार्टिंग फेज में जब तक कि वो स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है या फिर कोई एक बड़ा फंड नहीं उठा पा रहा है, तो क्या तब तक अगर वो सैलरी के बिना आपको कहें कि आप करिए, तो क्या ये आइडियल है कि करना चाहिए, या क्या उस वक्त मतलब आदमी का माइंडसेट होना चाहिए? सैलरी के उसके सैलरी कहीं ऐसा नहीं होता है मोस्टली। या तो आप खुद कर रहे हो स्टार्टअप, तो बात अलग है कि आप खुद कर रहे हो कि आप कहो कि हम सैलरी नहीं लेंगे, हम खुद से कर रहे हैं, या आपने 1 2 3 म्यूचुअल, नॉर्मली होता है, हाँ 2 3 लोगों के साथ म्यूचुअल एग्रीमेंट पे किया, भाई 3 महीने तक हमने सोचा है कि सैलरी मतलब फंडिंग अब नहीं उठाते हैं तो हम लोग ऐसे ही काम करेंगे विदाउट सैलरी। ठीक है। तो इस तरीके से होता है तब वो नॉर्मली फंड अगर है, हाँ, मतलब नॉर्मली इतना जो है होता है कि आप स्टार्टअप एक होती साल हैं तक कि आपको आप 1 साल 2 साल तक चल रहे हो आराम से स्टार्टअप्स में। और जो एक ऑर्गेनाइजेशन हो चुकी है या एक ग्रोइंग स्टार्टअप है, उसमें चीजें डिफरेंट होती है। ठीक है। अगर हम लोग ये बात करें कि जैसे आपने बताया कि स्टार्टअप ज्वाइन करने से पहले क्या क्या चेक्स हैं, कि जिसमें फंडिंग है कि नहीं, सोशल मीडिया प्रेजेंस है कि नहीं, टीम कैसी है, सारी चीज़ें। अभी इस टाइम पे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है स्टार्टअप के हिसाब से कि जिसमें बूम आ रहा है, चाहे वो हेल्थ केयर हो, फाइनेंस हो, अकाउंट्स हो, मीडिया एंटरटेनमेंट हो, थोड़ा सा किस किस तरफ आदमी को अपने स्टडीज़ के पास जाना चाहिए कि जहाँ पर ज़्यादा बूम हो, ज़्यादा फ्लरिश हो सकता है? कौन सी इंडस्ट्रीज ज़्यादा टैलेंट अट्रैक्ट कर रही है इस टाइम अभी? टेक के अगर लिहाज से सिर्फ बात करें तो टेक में तो एआई इज द मोस्ट डिमांडिंग फील्ड राइट नाउ। ठीक है। मतलब एआई में क्या है कि अभी एआई की वजह से कई सारी कंपनीज ने फंड उठाया है, जिसकी वजह से वो क्या कर रही हैं कि उन्हीं टैलेंट को दे रही हैं पैसा। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसी के बिहाफ पे पैसा उठाया है मार्केट से। बहुत सारी कंपनीज ने एआई के बिहाफ पे पैसा उठाया, बल्कि कह लें मोस्ट ऑफ द 90% मतलब कंपनीज ने ऐसे पैसे उठाया है। ठीक है। तो एआई हो गया, हाँ हेल्थ एआई, केयर, और आप अगर उसकी बात करें इंडस्ट्री में कि कौन कौन सी डोमेन चीजें, स्पेसिफिक, डोमेन स्पेसिफिक अगर बात करें तो डोमेन स्पेसिफिक में हेल्थ टेक है आपका, फिनटेक है, और अब तो हर चीज को टेक से जोड़ दिया तो वो टेक्नोलॉजी में आ जाती है वो चीज। तो हेल्थ टेक भी ऐसे ही आया है, और फिर हेल्थ टेक तो काफी टाइम से भी था। फिनटेक फिनटेक अभी भी बहुत हेल्थ अच्छी। टेक का स्कोप है या डाउन हो गया है? हेल्थ टेक एआई ओरिएंटेड ज्यादा हो गया ना अब। अच्छा। अब वो हर जगह पे एआई का यूज करके एआई
के अराउंड एप्लीकेशंस बना रहे हैं। जैसे कि कोई एप्लीकेशन है, उसमें सारी चीज़ें होती हैं जो बिजनेस रिक्वायरमेंट है या रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो सारी चीज़ें हैं। अब जहाँ जहाँ पे देखा कि मैनुअल इंटरवेंशन को हटा के उस चीज़ को ऑटोमेट करा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एआई, वो कर दिया गया है उन सब प्रोडक्ट्स में। जब उन सब प्रोडक्ट्स में वो सब करने के बाद एक एमवीपी तैयार किया, उसी के बिहाफ पे एआई की फंडिंग भी उठा ली कंपनीज ने। तो मोस्टली कंपनीज यही कर रही हैं कि उस प्रोडक्ट को एआई प्रोडक्ट नाम दे दिया, था उनका प्रोडक्ट ऑलरेडी, उसमें कुछ ट्वीक्स करी और देखा, उस पूरे प्रोडक्ट को देखा, अच्छे से रिसर्च की उसके बारे में कि क्या क्या चीजें हैं जिसपे ह्यूमन मैनुअल जो भी काम हो रहा था उसको ऑटोमेट किया जा सकता है। वहां पे मॉडल्स के थ्रू या एआई एजेंट्स के थ्रू, एआई एजेंटिक एआई काफी आजकल है डिमांड्स में, तो उसके थ्रू रिप्लेस करने के लिए एआई का यूज किया गया। अब जब यूज किया गया तो वो कोई जो भी प्रोडक्ट था वो एआई प्रोडक्ट कहलाने लगा, जिसके बिहाफ पे कंपनीज ने फंडिंग उठाना शुरू कर दी। अच्छा, मतलब जैसे कि आपने बताया कि एआई जो है वो स्टार्टअप्स में या डोमेन स्पेसिफिक चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा बूम कर रहा है और उसके बेसिस पे काफ़ी लोग फंड भी उठा रहे हैं। अगर, क्योंकि आप एक इंडस्ट्री के प्रैक्टिशनर हैं, आपने खुद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लिया है ऑल द टाइम, क्या सही में एआई को एम्प्लॉय करने से या एआई को अपने सिस्टम में लाने से या यूज़ करने से या यूटिलाइज करने से सही में चीज़ें जो है वो स्ट्रीमलाइन होती है, प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, चीज़ें क्विक होती है, या मोर ऑफ ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है और उसके बगैर भी काम अच्छा हो रहा है या हो सकता है? इस पे क्या आपका मतलब सेल्फ एक्सपीरियंस है? ये डिपेंड करता है कि किस सिनेरियो में आप उसको यूज कर रहे हैं। कई कई जगह में कंपनीज क्या करती हैं कि वो सिनेरियो तो आपको बताएंगी बट वो एआई यूज नहीं करती वहां पे एक्चुअल में। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जो काम एआई कर रहा होता है उसी, जो काम उनका प्रोडक्ट खुद कर रहा होता है वही एआई करेगा। उसमें कोई आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई चीज नहीं हो रही होती है। मगर कई कई सिनेरियोज में, कई कई मॉड्यूल्स में ऐसा भी हुआ है कि जहाँ पे एआई का इंटरवेंशन बहुत अच्छा एक तरीके से एंड रिजल्ट लाया है। तो उसकी वजह से कई कई प्रोडक्ट में ऐसा होता है कि कई कई मॉड्यूल्स में यूज किया जाता है, कई कई मॉड्यूल्स में नहीं यूज किया जाता है। इम्पैक्ट है। अब ये इसका कहना है कि 100% इम्पैक्ट है, तो ये मतलब मेरे हिसाब से नहीं सही है कि 100% लोग कहें कि इम्पैक्ट करते हैं। जैसे कि कोई प्रोडक्ट को आप पूरी तरीके से कंप्लीटली कह दो कि नहीं ये तो एआई प्रोडक्ट हो गया, ये पॉसिबल है। अच्छा, थोड़ा सा लीक से हट के थोड़ा सा एक दूसरे डिसिप्लिन पे सवाल मैं करना चाहूँगा। जी। लखनऊ बैंगलोर क्यों नहीं बन पा रहा? क्या रीज़न है, क्या वजह है, क्या चीज़ है, क्यों नहीं वो कल्चर, वो ट्रेडिशन, वो माहौल, वो वाइब यहाँ लखनऊ में क्यों नहीं हो पा रही जो बैंगलोर की है? या लखनऊ के भी लोग जो स्टार्टअप में हैं या टेक में हैं वो बैंगलोर क्यों जाते हैं, या वाइस वर्सा क्यों नहीं हो सकता? देखिए, उसके कई रीजंस हैं, एक रीजन नहीं है। अभी जो है वो लखनऊ इज डेवलपिंग, उस स्टेज में डेवलप कर रहा है। सबसे पहली बात तो ये कि कोई भी कंपनी, कोई भी सिटी अगर जो डेवलप होता है उसमें टेक के लिहाज से हम जो बता रहे हैं उसमें ज़्यादातर जो रोल्स रहता है वो ये रहता है कि भाई जो एमएनसीज हैं वो पहले इस्टेब्लिश्ड हों। क्योंकि जब एमएनसीज आती हैं तो उनके साथ उनके प्रोजेक्ट्स भी आते हैं और फिर प्रोजेक्ट्स के बिहार पे छोटी छोटी कंपनीज वहाँ पे आसपास उसके डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। जैसे नोएडा में हुआ था। नोएडा में शुरू में एमएनसीज आई, फिर धीमे 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 जब छोटी कंपनीज ने उतना ग्रो कर गई तो उन्हीं के बिहार पे और स्टार्टअप्स बनते रहे चले गए। ऐसे ही मतलब शुरू में बैंगलोर में हुआ था। तो इसका एक रीजन तो ये है। दूसरा रीजन ये है कि पहले फ्लाइट्स जो थी इंटरनेशनल फ्लाइट्स, अब तो हो गया ये चीज़, पहले इंटरनेशनल फ्लाइट्स वाया दिल्ली होते हुए या दिल्ली पे आती थी, या बैंगलोर हो गया उनके पास है इंटरनेशनल फ्लाइट सिस्टम वाला चीज़। तो अभी लखनऊ में तो वो चीज़ नहीं थी, जिसकी वजह से यहाँ पे लोग, जैसे यूं कह लिए कि कोई अगर स्टार्टअप यहाँ बनता भी है तो उसको आप फंडिंग के लिहाज से किसी ना किसी को पिच करते हैं। ठीक है ना, कोई भी वेंचर कैपिटलिस्ट है या कोई जो अच्छे पैसे वाला है या उसके थ्रू फंड उठाते हैं।
अब वो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो बाहर से पैसा उठाया जाता था बैंगलोर के लिए बहुत आसान रहता था, क्योंकि क्या है कि बाहर के लोग जो हैं वो डायरेक्ट आ गए फ्लाइट से वहां। यहाँ पे इट वाज वेरी डिफिकल्ट। अभी पहले की बात कर रहे हैं, अब धीमे धीमे वो कल्चर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी यूपी में सुना है कि वो काफी ज्यादा काम हो रहा है काम हो रहा है। गवर्नमेंट भी काफी ओरिएंटेड है उसमें कि इसको टेक के लिहाज से ग्रो करते हैं। अब नोएडा में उसका ये फायदा था कि उस वक्त दिल्ली में था, अब नोएडा में भी शायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। ओके। तो ये 2 रीजंस की वजह से, प्लस ज्यादा पब्लिक जो थी उसी वक्त जो नॉर्थ की पब्लिक है वो साउथ ही चली जाती थी। और मोस्ट ऑफ दी सिनेरियोज में यही रहता है कि कोई भी खुद फाउंडर नहीं होता, वो एम्प्लॉयज होते हैं जो एक्चुअल में जा रहे होते हैं। नॉर्थ में जितने भी, नॉर्थ से साउथ जितने भी लोग गए हैं ज्यादातर एम्प्लॉयज ही आपको मिलेंगे। कोई ऐसा बताइए हमें जो फाउंडर वहां बैठा हो, यहाँ हो वहां बैठा हो, या तो वो एक्चुअली में वहां होगा या उसका प्रेजेंस यहाँ नहीं हो सकता इतना। यहाँ पे या है वो फाउंडर, अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे ही डेवलप करेगा ना फिर वो। अगर वो वहीं का है तो फिर वहां डेवलप करेगा। मतलब मैंने कुछ लोगों को देखा है, कुछ फाउंडर्स हैं मेरे जानने में भी है कि जो नेटिव तो लखनऊ के थे, लेकिन उनको जब कंपनी बनानी थी तो वो पूरा उठ के जो है वो वहीं चले गए और वहीं के फिर होके रह गए। हाँ, फिर वो कभी कभी आते हैं और उसका रीजन ही यही है ना कि मार्केट ही वहीं पे बनी है। उसका रीजन ये है कि मार्केट वहां पे, अब यहाँ पे मार्केट ही नहीं है तो कहाँ से आप कंपनी बनाएंगे। लोगों का माइंडसेट को लेके क्या चक्कर है? मतलब यहाँ के लोग क्या सोचते हैं कि पैसा खर्च करना है कि नहीं करना है, या करना ही क्या है? मतलब कोई अगर कोई चीज़ नई कंपनी आ रही है, टेक आ रहा है, तो उसमें इन्वॉल्व ना होना, उसको रिस्क समझना। हमारे भी कई जानने वाले हैं, वो भी मतलब चीज़ों को लेके मतलब वो सोचते हैं कि नई कंपनी है तो उस पर ना बिलीव करें। हाँ, वो जाहिर सी बात है कि रिस्क एपेटाइट उतना नहीं होगा, लेकिन वो माइंडसेट चेंज कैसे होगा? अब तो जैसे डेलॉयट आ रही है लखनऊ में, या एसीएल टेक काफ़ी पहले से है वो, लेकिन थोड़ा आईबीएम आ रही है, आईबीएम तो अब शायद थोड़ा सा उम्मीद है कल्चर चेंज अब डिफरेंट हो जाएगा कल्चर आने वाले टाइम में। बट कोशिश की, टीसीएस ने कोशिश की, एचसीएल ने कोशिश की, मगर वही है कि यहाँ पे एम्प्लॉयज ही वैसे नहीं मिलते थे इनको। यहाँ पे उन्होंने कभी भी वो वाला काम नहीं रखा जो आपका टेक से रिलेटेड है या डेवलपमेंट से रिलेटेड, सर्विस सपोर्ट ये सब काम रखे। तो इसमें यहाँ के भी बच्चे वही वाले रोल्स में चले भी जाते थे। तो उनको भी वो नहीं रहता था कि अगर उनके पास इतने लोग आते यहाँ पे दिखते तो वो यहाँ पे एक्सपैंड करते उस चीज को। मगर अब हो सकता है क्योंकि काफी ज्यादा लोग आ रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, डेलॉयट आ रही है, आईबीएम आ रही है, जेनपैक्ट आ गई है। तो इस तरीके से सही। आने वाले टाइम में एआई को लेके, क्योंकि एआई जैसे एक चीज़ होती है ना, मतलब फिलॉसफी में कही जाती है कि जब कोई चीज़ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, फिर एक उसका एक पिनाकल आता है, फिर वहाँ से वो डाउनफॉल उसका शुरू हो जाता है। तो अगर हम एआई को लेके बात करें, आपका पर्सनल नोट पे अगर मैं बात करूँ कि आपका क्या मानना है कि बढ़ता जा रहा है, हर आदमी इसमें लगा हुआ है, हर आदमी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, हर इंडस्ट्री इन्वॉल्व है, इसकी हद क्या है और इसका अंत क्या है? अगर मैं आपके हिसाब से पूछूं एआई को लेके, इसकी मेन ये कहाँ तक जाएगी और फिर इसका लास्ट इसका क्या है? क्योंकि हर चीज़ जो है वो एक, जो हम कहते हैं शबाब पे जाके फिर उतरती है, तो क्या है आपका मानना? इसके बाद आपकी क्या ऐसी टेक्नोलॉजी आ सकती है जो रिप्लेस, एक तरीके से लोग कह रहे हैं रिप्लेस करने के लिए ह्यूमंस को, बट ह्यूमंस को रिप्लेस करना है एआई उस तरीके से नहीं है कि ह्यूमंस को रिप्लेस करना। हाँ, जो एक तरीके से यूं कह सकते हैं कि जो यूज नहीं करेगा उसको, वो पुराना हो जाएगा, वो पुराना हो जाएगा, ओल्ड फैशन हो जाएगा, ट्रेडिशनल हो जाएगा, ऑब्सलीट भी एक तरीके से हो सकता है, एक पॉइंट पे आगे हो जाएगा वो। क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय एआई इस वक्त, ठीक है ना। और जिसमें मतलब कई कई जगह पे ऐसा भी नहीं है कि जो है बिल्कुल आप उसको एआई से ओरिएंट कर दो। कि जो हमने अब तक जाना है वो ये कि एआई के लिए भी आपको, या डेटा साइंस या मशीन लर्निंग फॉर एग्जांपल कोई मशीन लर्निंग मॉडल है, उसके लिए भी आपको पास डेटा होना चाहिए ना। तो वो 90 से एक तरीके से कलेक्ट होते 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 इतना हो गया अब तक कि वो इतनी जल्द, मतलब इतना ज़्यादा डेटा सेट था कि आराम से मॉडल्स काम कर रहे हैं। अगर इतना डेटा ना होता
तो इतने परफेक्ट या एक्यूरेट। इतनी एक्यूरेसी के बिहाफ पे मॉडल्स ना काम कर रहे होते, इतनी 90% 80% एक्यूरेट तो इसकी मॉडल्स ना तो होते। इसका एट मैक्स क्या एआई कहाँ तक जाएगा, मतलब क्या आपके हिसाब से? उसका आपको अगर ऐसे कहें हाइट, तो मतलब कहाँ मोस्टली तक? हर इंडस्ट्री में एक हम्म। टाइम पे रिप्लेस होने लगेगा सारी चीजें, मतलब मोस्ट ऑफ द वर्क विल बी रिप्लेस्ड बाय। तो फिर जो लोग, आप, हम और लोग ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, तो वो सब क्या फिर? नहीं, क्या हम लोग मोस्ट क्या ऑफ कर द रहे होंगे? वर्क विल बी रिप्लेस्ड बाय एआई, बट हम्म। उसको ट्वीक करने के लिए ह्यूमन इंटरवेंशन विल बी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि एआई क्या करता है, वो पिछले डेटा पे काम करता है, ओके। आपके आगे आने वाले डेटा थोड़ी ना बता सकता, वो तो ह्यूमन ही प्रिडिक्ट करता है ना। सपोज हम्म। मॉडल्स भी जो प्रिडिक्ट करते हैं वो पिछले डेटा पे प्रिडिक्ट करते हैं, या यूं कह लिए ट्रेडिंग में जैसे लोग कहते हैं नहीं, ट्रेडिंग का बॉट बना ट्रेंड्स दिया, उसके तो वो हिस्टोरिकल डेटा पिछले, के हाँ, बेसिस। पिछले डेटा पे जो भी काम हुआ है, फ्लक्चुएशन हुए हैं मार्केट में, हम्म। ये सारी चीज़ों को देखते हुए, सारे हम्म। पैरामीटर्स को कैप्चर करते हुए, हम्म। उसके बाद जो है वो मॉडल जो है बताता है हम्म। कि ये हो सकता है प्रेडिक्शन, या ये हो सकता है। हम्म। वो भी एक्यूरेट नहीं बता पा रहा है ना हम्म। कि जो है यही होगा, नाइन्टी हम्म। परसेंट यही होगा, हम्म। वो चीज़ नहीं कह पा रहा है ना। तो वो, हम्म। तो कहीं ना कहीं आप अगर ह्यूमन के उसको देखो, तो ह्यूमन ह्यूमन ब्रेन की जो वर्किंग है वो समवॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कुछ एक हद तक जो है मिमिक की है। मिमिक की है, हम्म। बट पूरी तरीके से करना इट्स नॉट पॉसिबल, मतलब एक नेचुरल और एक ऑब्वियसली। आर्टिफिशियल चीज आर्टिफिशियल चीज नहीं है। कंपैरिजन तो नहीं हो सकती, लेकिन ये तो है कि मतलब तो ऑल द टाइम। इससे हमें ये पता चल रहा है ना, इसी इसी कन्वर्सेशन से ये पता चल रहा है कि हमें कहीं ना कहीं एआई को मैनिपुलेट मैनिपुलेट नहीं कहेंगे, ट्वीक करने की मॉनिटर जरूरत रहे। मॉनिटर हाँ, करना होगा, मॉनिटर ट्वीक करने करना की होगा। जरूरत रहेगी, या ट्वीक करने की जरूरत रहेगी, या हम्म। जहां पे गलत कर रहा है वहां पे भी उसको सही करने की जरूरत रहेगी। ठीक है ना। ठीक अब है। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये अराइज हुआ था, चूंकि हम्म। आप एक एआई एक्सपर्ट हैं, इस लिहाज से भी हम थोड़ा सा पूछना भी चाहेंगे कि एक मोमेंट पे जब आपका जो एक ज्यादा अगर टेक्निकल डेप्थ में जाए, तो अ, एक सिचुएशन ऐसी होती है, या एक मैकेनिज्म ऐसा होता है एआई में, जब आप उसको कोई चीज देते हो, तो जो जो रिजल्ट वो निकाल के देता है उसके बिहाफ पे वो फिर से उस पर काम करता है, अगर आप उसको गलत कहते हो। लेट सपोज एक सिचुएशन है, आपने कोई चीज उससे मांगी, ठीक है ना, आपने कोई कहा कि जो है 10 लाइन ऑफ कोड दे दो हमें, हम्म। ठीक है, हम्म। उसने उस कॉन्टेक्स्ट को लेके उसने मैंने अपनी प्रोसेस किया। डेटाबेस में प्रोसेस किया या चेक किया, और फिर उस हिसाब से आपको लाके दे दिया। हम्म। अब आप एज अ ह्यूमन देख रहे हो कि ये गलत है, हम्म। आपके हिसाब से, हो सकता है वो दूसरे के हिसाब से सही हो, हम्म। आपके हिसाब से वो गलत है, तो आप कहते हो नहीं ये गलत है। हम्म। ठीक, जब जैसे ही आप कहते हो वैसे ही उसका आंसर आ जाता है, हाँ आप सही कह रहे हो, हम्म। हम गलत थे, और इस तरीके से मैनिपुलेट करके फिर वो आंसर दूसरा हम्म। देता है। हम्म। अब ये बार बार आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, और ऐसे ही थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन कर रही है। हम्म। तो क्या एक टाइम ऐसा नहीं होगा कि जब आप डेटा डालो उसमें, वही मतलब क्वेश्चन डालो और वो गलती आउटपुट दे? आपके लिए या सबके लिए? सबके लिए हो सकता है। अगर एक बहुत जेनरिक इन्फॉर्मेशन है कि इंडिया कैपिटल जो है वो दिल्ली है, और इस पे अगर कोई ये कहता है कि इंडिया कैपिटल क्या है और वो रिस्पांस में दिल्ली देता है, तो उस पर कोई आपत्ति या फिर कोई उसमें क्रॉस हम्म। क्वेश्चनिंग नहीं करेगा। लेकिन जो आप कह रहे हैं, जो बैक प्रोपोगेशन का कॉन्सेप्ट है कि कोई रिजल्ट आया, हम्म। आपने उसका कहा कि ये सही नहीं, तो वो वापस से बैक प्रोपोगेट करता है, वापस से पीछे जाता है, और फिर वो कुछ और कंप्यूटेशन करके कुछ और दूसरा रिजल्ट निकल के आता है। ह्यूमंस और एआई में यहाँ पर मुझे लगता है कि फ़र्क ये है कि जैसे कि अगर मैं कहूँगा 2+2 क्या होता है, आप कहेंगे 4, मैं कहूँगा गलत है, आप कहेंगे कैसे, मतलब आप उससे थोड़ा सा डिफेंसिव आप हो जाएंगे कि नहीं यार, 2+2 4 ही होता है।
अगर क्योंकि आपको उसका पता है, उसको आपका आइडिया है आपको कि 2+2 4 ही है, कुछ भी हो सिचुएशन, ज़्यादा से ज़्यादा 4.2 हो जाएगा, डेसिमल के बाद 0 और कुछ हो जाएगा, लेकिन 2+2 4 ही होगा। एआई में अगर आप ये कहेंगे कि 2+2 अगर 4 है, उससे पूछेंगे, तो अगर आप कहेंगे नहीं ये गलत है, तो शायद वो कोई अपनी हाइपोथेसिस ले आएगा या फिर वो कोई बात ले आएगा कि हाँ गलत है, तो अच्छा ऐसा हो सकता है। अच्छा 2+2 में आपने ये -2 तो नहीं कहा था कि -2 -2 -4 हो जाएगा, या -2+2 कुछ ऐसा। तो कहीं ना कहीं पे जब आप उसे बार बार नच करते हो, धकेलते हो पीछे, बार बार कहते हो, तो कहीं ना कहीं वो जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो बैक प्रोपगेट करके अपने जवाब को चेंज करता है, या फिर आपकी लाइकनेस के हिसाब से जो है वो अपने आप को बदल देता है। अब ये सारे लोग अगर मैक्सिमम कर रहे हो, मतलब कि अगर यही वाली बात है, इसका एक बहुत पुरानी कहावत भी आपने सुनी होगी कि अगर कोई एक पेड़ है उसको आप जाके रोज बुरा भला कहें और गांव के सारे लोग जाके बुरा भला कहें, तो वो पेड़ मर जाता है। तो वही वाला अगर यहाँ पर हम लोग करें कि कहीं ना कहीं पे अगर आप कहीं एक एथिकल एस्पेक्ट को अगर आप ना समझ रहे हो और अगर आप बार बार गलत इन्फॉर्मेशन उसके अंदर फीड कर रहे हो, तो अल्टीमेटली चीज़ें तो मतलब बहुत ज़्यादा करप्ट हो सकती हैं, करोड़ हो जाएंगी, तो ये बात तो है तो ही। फिर एक तरीके से यूं समझ लिए कि आगे आने वाली जो जनरेशन होगी या आगे आने वाले जो लोग होंगे उनको गलत इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। बिल्कुल सही। अब इस पे एक मतलब इसी पॉइंट से एक इमर्जिंग सवाल मेरा जी। ये है कि थोड़े वक्त पहले जुकरबर्ग और सत्या नडेला जो कि माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ, ये लोग डिस्कशन कर रहे थे, और अभी आंड्रे कारपैथी, ये जो एक एआई के एक्सपर्ट है, टेस्ला में आजकल होता है, उसने भी बात की थी वाइब कोडिंग के ऊपर। तो बड़े जिसको हम लोग कहते हैं लेगेसी कोड्स, जो कि मतलब 20 साल से 15 साल से बड़े बड़े कोड बेसिस चलते चले आ रहे हैं, या उस पर आज भी काम होता है, तो जो अभी स्टेक होल्डर्स हैं टेक्नोलॉजी के, या पायनियर्स हैं, या जो एक्सपीरियंस लोग हैं, वो कहते हैं वाइब कोडिंग से हम अपने काम को ऑटोमेट कर रहे हैं और पूरा कोड बेस लिख रहे हैं, और हमारा इतना % काम जो है वो ऑटोमेटिक एजेंटिक एआई से कोड हो रहा है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कोड कर रहे हैं। समझ में आता है अगर आप मुझसे कहें कि भाई एक्सेल बना दो, ठीक है, मैं एक 50 लाइन की एक कोड बेस लिख के या 50 लाइन की एक स्क्रिप्ट लिख के आपको दे दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा 200 की लिख दूंगा, ठीक है, अपनी टास्क परफॉर्म कर दूंगा। आप कहेंगे पूरा पूरा अल्टीमेट सिस्टम जो है, जो कि 20 साल से 2 डिकेड से चलते चला आ रहा है, वो वाइब कोडिंग के थ्रू हो रहा है, तो थोड़ा सा एज अ ह्यूमन, एज अ सोचना, अगर मैं सोचता हूँ तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि क्या ये सही बात है, और क्योंकि ये लोग कह रहे हैं, तो इस पे क्या मतलब, क्या ये सही बात है कि पूरे पूरे कोड बेसिस जो है वो अब एआई लिख रहा है? कई कई जगह पे कोड बेसिस नहीं कहे जाएंगे, पूरे कोड बेसिस एक पॉइंट के लिए कह सकते हैं ना, क्योंकि आपको क्या लगता है कि सामने वाले को लग रहा होता है कि यार ये पूरा कोड बेस लिख रहा है, एक्चुअल में वो एक पोर्शन लिख रहा होता है, एक मॉड्यूल। हाँ। अब आपको पूरा सिस्टम बनाने के लिए कई सारे मॉड्यूल्स को बनाने पड़ते हैं, जैसे डॉट्स नहीं कनेक्ट करते हैं एक एक करके पैटर्न बनाने के लिए, तो वैसे ही सिस्टम को बनाने के लिए हर एक मॉड्यूल को कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक। तो उस मॉड्यूल को कनेक्ट करने के लिए प्रॉपर कोई बंदा रहता है, वो अभी पॉसिबल नहीं है कि हम उस मॉड्यूल को बाय डिफॉल्ट एआई से करवा लें कि भाई वो कर दे पूरा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मॉड्यूल बनाना या मॉड्यूल को कनेक्ट करना, दो बात। मॉड्यूल को कनेक्ट करना मतलब जो आर्किटेक्ट लेवल पे काम होता है, आर्किटेक्ट लेवल पे होता है, मॉड्यूल बनाने तक का हो सकता उसमें भी कर देता है एआई इस फार, मतलब अच्छा करने लगा है, मगर उसमें वेरियस टाइप ऑफ रिजल्ट्स दे देता है वो। जैसे कि लेट सपोज हमें कोई कोड लिखना है, ठीक है, मॉडल्स सिर्फ मॉडल का ही लिखना है, ठीक है ना। एक मॉडल जो है वो टेबल बनाएगा हमारे डेटाबेस में जाके, ठीक है, तो हमने उससे कहा कि भाई टेबल बना दो। अब ये सीधा सीधा है, मॉडल का कोई वो बहुत अलग नहीं है, सीधी सीधी फंक्शनलिटी है। मॉडल में 3 चीजें ले ली, 3 फील्ड्स ले ली, आईडी ले ली, मान लिया नेम ले लिया, और सीरियल नंबर ले लिया। अब ये तो वो उसने दे दिया भाई, क्योंकि उसके पास कई सारे मॉडल्स होंगे इस टाइप के, बहुत सारे होंगे, उसमें से उसने मैप किया कि भाई यूजर को ये चाहिए, उसने मैप करके उस हिसाब से आपको दे दिया, आपके हिसाब से करके दे दिया, ठीक है ना, क्योंकि आपने उसका कीवर्ड भी दिया था। अगर आप वो कीवर्ड नहीं देते तो वो भी नहीं देगा, वो अपने हिसाब से सैंपल क्रिएट करके दे देगा। अब बात आती है जब आप इसको किसी मॉडल को कोई सर्विस कॉल कर रही है और उस सर्विस में कोई लॉजिक लिखना है,
तो होता ये है कि सर्विस में जब लॉजिक लिखे जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वो मिस कर देता है, अगर आप उसको क्वेरी नहीं दे रहे हैं, पूरी पूरी क्वेरी नहीं दे रहे हैं कि भाई ये भी लिखो, ये भी लिखो, ये भी लिखो। अगर आप सिंपल कह रहे हैं कि भाई इसकी सर्विस बनाओ और इस मॉडल, अब मॉडल बन गया, वो डेटाबेस में चला गया। अब आपने कहा कि इस डेटाबेस को सेव करने के लिए, कोई एंटिटी को सेव करने के लिए एक फंक्शनैलिटी लिखो, इस डेटाबेस को नहीं, एक फंक्शन लिखें। हाँ, एक फंक्शन लिखो सर्विस में जिसमें ये हो कि बस एंटिटी को क्रिएट करके उस डेटाबेस में परसिस्ट कर जाए। ओके। तो उसने क्या किया कि आपके लिए फंक्शनैलिटी क्रिएट वाली बना दी। अब आपने ये तो मेंशन नहीं किया था कि उसमें डुप्लीकेट चेक करना है, मतलब टेस्ट केसेस एक हाँ, तरीके से कि आपने ये वो सब नहीं मेंशन किया था, तो उसने नहीं किया। ओके। आपने कहा कि सर्विस के ऊपर, मान लिए सर्विस में एनोटेशन लगता है @सर्विस, आपने बोला ही नहीं था तो वो लगाया भी नहीं उसने। तो कई कई जगह पे वो लगा के भी दे सकता है, कई कई जगह पे वो नहीं भी देता है, और कई कई जगह पे आपको ऐसा हो जाता है कि कहीं कुछ आएगा, कुछ हाँ, कहीं कुछ आएगा, कुछ कुछ वक्त पे ऐसा भी तो हुआ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर मॉड्यूल जो है वो एआई कर सकता है, लेकिन जो कनेक्शन या फिर उसका जो एक डिजाइन पैटर्न है वो एक कोई ह्यूमन इंटरवेंशन जरूरी है। विदाउट अभी आज की डेट में, अभी इस वक्त, इन फ्यूचर कैसे देखते हैं इसका? वो भी हो सकता है ऑटोमेट, मतलब पूरी चीजें कनेक्ट होने लगे, पूरा पूरा सिस्टम ही बन जाए। बन सकता है, एलएमएस हो गया या और बन सकता है, ईआरपी सिस्टम्स हो गए पूरे बन सकता है, मगर वही है ना कि बिजनेस की क्या रिक्वायरमेंट है। अब तो अभी तो इस वक्त तक एक ऐसे टूल्स आ गए हैं ना कि जो आपको विदाउट एनी कोड आपको पूरे पूरे बना के देते हैं टेबल्स। वो क्या है एक्चुअल में, वो कोडिंग है, इट्स नॉट कंप्लीटली एआई। हाँ, उसके पीछे ये है कि वो रूल बेस्ड है। हाँ, रूल बेस्ड है कि वो इतने ही देंगे, रूल बेस्ड है, ठीक है ना। तो वो वहां पे आपका हो जाता है अभी लो कोड वाले जितने भी। बट आप ये कहें कि पूरे पूरे सिस्टम अभी कह पाना मुश्किल है कि वो कर देगा। हो भी सकता है, क्योंकि जब यहाँ तक पहुंच गया है तो हो सकता है वो, अब यहाँ पे ये बात है ना कि आपका इनपुट क्या उसको वैसा जा रहा है सिस्टम वाला। अगर वो सिस्टम अभी क्या कर रहा है ना, अभी वो इतना तो क्रिएट करे दे रहा है, डेटाबेस टेबल्स बना देगा आपके लिए, डिजाइन बना देगा, क्वेरी लिख देगा, हाँ, क्वेरी लिख देगा, मॉड्यूल्स बना देगा, पूरे पूरे मॉड्यूल्स बना देगा। सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए आपको जो क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए होते हैं वो मिस कर जाता है। अगर आप उसको दें, क्वेरी करें, तो शायद वो भी बना दे, बट अब वो बना तो देगा, वो पॉइंट बनाया उसने तो कहीं ना कहीं दूसरे पॉइंट पे डिफेक्ट उसको छोड़ दिया, मतलब ये चीज ये गया तो ये कॉम्प्रोमाइज हो गया। हाँ, तो कहीं ना कहीं वो आपको खुद से ही एक ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। हो सकता है आगे भी पड़े, क्योंकि सिस्टम तो ऑलमोस्ट डिजाइन करने लगा है। ठीक है, सिस्टम अभी नहीं कर रहा, मॉड्यूल्स तो कर रहा है, मॉड्यूल्स पूरे डिजाइन कर रहा है। ठीक है, आने वाले टाइम में अगर हम बात करें कि अभी जैसे कि पाइथन, जावा, रूबी, जावास्क्रिप्ट, मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, क्या कभी फुल फ्लेजेड इंग्लिश एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। उसके अंदर फिर आपको, जैसे आप इंग्लिश में कॉन्वर्जेशन करते हैं, क्या कोडिंग आप इंग्लिश में कर सकते हैं कि आप कोड इंग्लिश में कर रहे हो, आप बात कह रहे हो कि आई वांट टू गो या कुछ भी, और वो पूरा पूरा कोड बन बिल्कुल बन सकती है। इसमें उसमें ये होगा ना कि आपको हर एक इंस्ट्रक्शन का एक मीनिंग बताना पड़ेगा मशीन को। ओके, हाँ, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज जो बनी है मैप करना पड़ेगा, हाँ, ये है, ये। तो उस लेवल पे अगर आपने कर लिया और एक टाइम पे आपने उतना कर लिया, तो अभी कोई कर रहा है इस पे काम? अभी तो हमने इसके बारे में हमने रिसर्च तो नहीं की। आज मैं कर रहा होगा मोस्ट प्रोबब्ली। अभी सुबह ही मैं एक लेक्चर देख रहा था, उसमें ये बात हो रही थी कि क्या इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो प्रोग्रामिंग या कोडिंग लैंग्वेज बन सकती है। तो उसका नोशन था नहीं बन सकती, लेकिन ये वाला जो पॉइंट आपने बताया कि हाँ, जैसे कि अगर प्रिंट सिस्टम डॉट या कुछ इस तरीके से जो आपके काम है वो फंक्शंस मैप हो जाए वर्डिंग्स के साथ, तो हो ही सकता है, नहीं हो सकता तो वो बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज कहलाएगी। आपको लगेगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में कोड करना, बट हाँ, बैकएंड पे तो वही हो रहा होगा, कोई और लैंग्वेज चल रही होगी। जैसे कि सही बात है। तो इस फिलॉसफी से हो सकती है, मगर ये कहें कि
आप इंटरप्रेट जो है वो पूरी तरीके से वो पूरी लैंग्वेज करे। समझ रहे हैं आप? इंग्लिश यूं कह लिए कि अभी पाइथन का इंटरप्रेटर है या कंपाइलर है, तो वो पाइथन की लैंग्वेज को समझता है ना। आप उसमें सी शार्प डालेंगे तो वो नहीं नहीं समझेगा। समझेगा, नहीं समझेगा। या तो उस लेवल वही है कि वो कहीं या ना उसको कहीं आपने वैसे इनकोड कर दिया इम्पोर्ट कि कर दिया। लेकिन वो फिर वही होगा कि वो पर्सनलाइज आपके लिए डिक्लेयर होगा, हाँ, ओवरऑल नहीं हो सकता। ओवरऑल वो नहीं तो हो रूल सकता। जिसने लिखे हैं उसी बस की है वो। वही वैसे ही है, हो सकती है लेकिन ये। अगर ये हो गया तो चीजें आसान हो जाएंगी। अगर इंग्लिश कोडिंग लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गई बिल्कुल आसान हो कि जाएंगे। मतलब फिर आप एक मतलब सारी लैंग्वेज की एक प्लेन पे आ गई कि बस इंग्लिश में ही अब कोड हो रहा है, तो क्या ये हो सकता है? मतलब उम्मीद है। ये अगर आप यूं सोचिए ना, इसका दूसरा एंगल ये देखिए कि अगर आप ये सारी चीजें कर देते हैं तो आप जनरल पब्लिक को पूरी तरीके से जो मेन पॉपुलेशन जो कंट्रोल कर रही है वर्ल्ड को, उसके हाथ में भी वही चीज आ जाएगी जो जनरल पब्लिक के हाथ में होगी। मतलब जो 20% पॉपुलेशन के हाथ में जो चीज है वो जनरल पब्लिक के हाथ में भी आ जाएगी। उसको भी पता चल जाएगा कि हम कैसे हैकर्स जैसे नहीं काम करते हैं, तो उसकी फंक्शनैलिटी तो उसको भी पता चल जाएगी। नॉर्मल कोड में जैसे हम लोग कोड लिखते हैं, प्रॉपर कोई लैंग्वेज सीखते हैं उसको लिखने के लिए, प्रिंट करने के लिए, ये चीज प्रिंट करो, ये चीज ये करो, उसकी सिंटेक्स। तो वो एक्चुअल में इंग्लिश लैंग्वेज से कर लेगा तो उसके लिए आसान नहीं हो जाएगा वो चीज। हाँ मतलब अगर डिस्क्रिपेंसीज भी होती हैं, मतलब कोई पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड भी है, तो लेकिन ये फिर उसका नेगेटिव साइड है, जो नेगेटिव कि साइड है। नेगेटिव नहीं कहेंगे, वो पॉजिटिव है। बट वो जो एक्चुअल लोग हैं ना ऊपर जो हाँ। कंट्रोल कर रहे हैं मेनली तो वर्ल्ड, एक हम्म तरीके से कह हम्म लिए, हम्म जो 20% कहते नहीं, 80% हम्म पॉपुलेशन काम करती है, 20% हम्म रूल करती है एक तरीके से। हम्म तो वो नहीं चाहेंगे कभी भी जनरल पब्लिक के हाथ में ये सारी चीजें लगे, हम्म, सही। क्योंकि हर हर आदमी फिर वैसे ही काम करने लगेगा ना। ओके। हर आदमी फिर सोच भी सकता है, क्योंकि हर आदमी के अंदर कैपेबिलिटी है ना सोचने की। हम्म, जो इंग्लिश बोल रहा है वो कोड भी कर लेगा फिर। सही। क्या अब जो अभी मतलब ये एक नुक्ता है, ये एक एक पॉइंट है। हाँ पॉइंट है जो सही ये बात है, हो भी जरूरी नहीं सकता है है, कि ये हो हो भी सकता है, सकता है, नहीं भी हो हो भी। सकता है, लेकिन इससे ये भी एक फायदा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो वो टेक पे आएंगे और जो बोल रहे हैं वो सिस्टम को भी समझा पाएंगे और इजी हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो क्या अब आने वाले जो अपकमिंग लोग हैं जो बैचलर्स में है या मास्टर्स में है या आप करने का सोच रहे हैं या अभी अपने स्कूलिंग में, क्या उनको प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए? चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, हाँ, सीखनी सीखनी चाहिए? चाहिए, बिल्कुल सीखनी चाहिए। क्यों सीखनी चाहिए? अब तो सब एआई से हो रहा है। अब एआई सीखें, प्रॉम्प्टिंग सीखें, या पाइथन का सिस्टम डॉट एल ये सब करें, या फंक्शन डेफ भाई बनाना क्लासेस? हाँ, पॉइंट ये आता है ना कि आप अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पी नहीं जानते तो आप प्रोग्रामिंग के बारे में कैसे पढ़ेंगे। सपोज आपको पता ही नहीं है फॉर का फंक्शन कैसे काम कर रहा है पाइथन में। फॉर लूप। फॉर लूप, फॉर का लूप कैसे काम कर रहा है, या वाइल लूप कैसे काम करता है, या स्विच केस कैसे काम करता लेकिन है जावा लेकिन में। लेकिन अगर मैं अपना काम कर ले रहा हूँ तो मुझे क्या ही गारज है, मैं क्यों ही जानूँ? मतलब क्या करूंगा मैं जान के? आपका एक पॉइंट तक काम तो हो जाएगा, हम्म एक पॉइंट ऐसा आएगा जो फंस जाएगा कभी। हम्म क्योंकि एआई जो होता है ना, एआई आपके बग भी सॉल्व करता है, ऐसी बात नहीं कि बग सॉल्व नहीं करता है। हम्म कहीं पर ब्लाइंड होके आप जब उसको हम्म कॉपी पेस्ट करते चले जाते हैं, तो हम्म एक पॉइंट ऐसा होता है वो छोड़ के, जैसे अभी बात हुई थी कि हम्म एक चीज की तो एक चीज छोड़ दी, कॉम्प्रोमाइज हो गई तो जब एरर्स में भी ऐसे ही हुआ तो आप तो वो, सॉल्व नहीं कर पाओगे। हाँ, आप समझ ही नहीं पाओगे कि क्या हो रहा हुआ है क्या? एक्चुअल में। हम्म फिर वो लूप में फंसते चले जाओगे आप, जब हम्म लूप में फंसे तो वो सॉल्व ही नहीं होगी बग। फिर वो कभी सॉल्व नहीं होगी। तो इसलिए मतलब प्रोग्रामिंग अभी इसलिए भी प्रोग्रामिंग वर्थ वेरी, इट है हाँ, वर्थ फिलहाल, है। अभी 1-2 साल या हाँ, आने वाले टाइम में और भी। आने वाले टाइम तक, अच्छा। अभी जब तक इंग्लिश से रिप्लेस नहीं हो रही, कह लिए, हाँ। वो पता अच्छा। नहीं होगी कि नहीं होगी वो। हाँ बस एक और मैं बस चीज़ लास्ट में पूछना चाहूँगा हम्म अपनी तरफ से, डीएसए के ऊपर ना। हम्म डीएसए पे काफ़ी बात होती है, कंप्यूटर साइंस के बच्चे या और भी लोग डीएसए पे बात करते हैं। यूज़ कोई नहीं करता, यूज़ मुझे आज तक कोई मिला नहीं करने वाला, बात सब करते हैं। हाँ, एआई के ज़माने में डीएसए के ऊपर अगर बात करें तो आदमी प्रोग्रामिंग सीखे, डीएसए करे, या प्रॉम्प्टिंग सीखे, या डीएसए का क्या रोल है अभी? कुछ है रोल?
डीएसए डीएसए मतलब आपकी अपने आप को सिर्फ मतलब रेज्यूमे पे लिखने के अलावा और अपने आप को सिर्फ हाँ, दिखाने के अलावा मैं यूज केस की बात कर रहा यूज केस की अगर आप बात करें तो एआई यूज करते करते आपकी जो खुद की थिंकिंग है कैपेबिलिटी, वो एक टाइम पे आपको रियलाइज होगा कि आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी पे भी असर पड़ रहा है। हूँ। ओके। क्यों? क्योंकि आप हर चीज तो एआई से कर रहे हो, हम्म। आप खुद क्या सोच रहे हो। तो हो सकता है आने वाले टाइम में डीएसए को इस तरीके से यूज किया जाए, और अभी भी यूज करते ही हैं लोग, इसीलिए यूज करते हैं, जो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है या क्रिटिकल थिंकिंग है वो आपके अंदर रहे। हम्म। आप कंटिन्यूअसली जब सॉल्व करते रहेंगे हम्म। तो आपके अंदर वो चीज रहेगी। अगर ओके। आप एआई का यूज करते 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 रहेंगे तो एक टाइम पे ऐसा होगा कि वो शायद आपकी वो जो क्रिटिकल थिंकिंग है या आपकी जो क्रिएटिवनेस है एक तरीके से, वो हम्म। हो सकता है कम हो जाए। तो फिर तो एआई नुकसानदेह हुआ। हाँ, अब इसमें यहाँ पे आपको ये देखना है ना कि हम एआई से फायदा कैसे उठा सकते हैं। हमें हम्म। तो वो चीज उठानी है फायदा, हम्म। जो चीज हम एक्चुअल में हम हम्म। उसको यूज कर चुके हैं, हमें उसके बारे में पता है। हम्म। और अब आगे की सारी चीजें हम रिपीटेड टास्क जो नहीं होते हैं, हम्म। जो आपको खुद पता है कि जो भाई इतना तो बार। करना ही करना हाँ। है, हम्म। वो रिपीटेड टास्क आप एआई से कराओ। और जो नई चीज पढ़ रहे हो या सीख रहे हो, हम्म। वो खुद से पहले पढ़ लो और उसके बारे में एक ओवरव्यू ले लो, फिर हम्म। आप उससे एआई से काम करो उससे। सही। सही। हाँ, लर्निंग में भी एआई का यूज कर सकते हैं, वो आपको प्लान बता सकता है, आपको हम्म। तरीके बता सकता है 10 यूं। वो किसी और के, कई लोगों के, कई एजुकेटर्स के, इंस्ट्रक्टर्स के डेटा ला के आपको दे देगा। मतलब हम्म। इंस्ट्रक्टर्स का डेटा कैसे, इंस्ट्रक्टर्स का पढ़ाने का तरीका ऐसा है, आप इस तरीके से पढ़ लो हम्म। तो आपको जल्दी समझ में भी आ जाएगा और कम टाइम में ज्यादा आप कवर अप कर लोगे। इस तरीके से हम्म। आप एआई को यूज करिए। हम्म। बट आप यूं यूज करेंगे कि हर कोई काम आप एआई से ही करते रहो, हम्म। एक टाइम पे आप खुद वो चीज फील करेंगे ना कि आप तो ऐसे रिप्लेस ही हो जाओगे ना, हम्म। जब आपको खुद की वो चीज थिंकिंग की एबिलिटी खत्म हो जाएगी एक तरीके से। मतलब अगर हर चीज़ एआई कर रहा होगा तो इंसान की खुद यूनिकनेस तो फिर रही नहीं। मतलब अगर आप ड्राइंग करते हैं तो वो भी वही कर रहा है, आप पोइट्री लिखते हैं तो वो भी वही कर रहा है, कोड लिखते हैं वो भी वही कर रहा है। तो फिर आप क्या कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। मतलब अभी तो इतना पता नहीं चल रहा है लेकिन। टेक में आप ये कर सकते हैं, बाकी आपकी कोई और स्किल है तो आप उस पर काम करते रहिए। वो हम्म। एज केस तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आप डीएसए की भी बात करें ना तो मॉडल्स उस लेवल पे नहीं है। जो अभी कॉम्पिटिटर है, उसका नाम नहीं याद है, मगर उसको हरा नहीं पाया अभी तक। हम्म। मॉडल उस लेवल पे नहीं है, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन है ना वो उस लेवल पे, हम्म। तभी तो वो कॉम्पिटिटर जो हम्म। है वो उस लेवल पे है। और एआई उस लेवल पे नहीं आ पाया है। हम्म। उसके मॉडल उतने अच्छे नहीं है कि वो एक बार में जो है वो सॉल्व कर दें हम्म। प्रॉब्लम को। हम्म। सही। तो वो एक्चुअल नीड है। सही। तो अगर हम एआई को लेके देखें आने हम्म। वाले टाइम में तो फिर उसको हम मतलब उसका हेल्प लें लेकिन खुद भी अपना वो पॉलिश करते रहें, आपका जी। ये कहना है। और जो लोग, जो एक बहुत बड़ा कॉमन सवाल है, हालांकि मुझे तो अब उससे बड़ा इरिटेशन होने लगा है कि क्या एआई आपकी जॉब ले लेगा। तो नहीं। वो एक बड़ा अजीब सा सवाल है, तो उस पर भी अपने आप लास्ट में बता दिएगा क्लोजिंग नोट्स। लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आ, फिलहाल एआई को जो हम लेके सोच रहे हैं या फिर एआई जो भी अभी कर रहा है, आने वाले टाइम में क्या हो भी पता नहीं है। लेकिन फिलहाल तो है वो काफ़ी चीज़ों को रेवोल्यूशनाइज कर रहा है हाँ, और काम आसान कर रहा काम है। आसान करो। लेकिन बस एक वही क्वेश्चन आता है कि फिर इंसान की यूनिकनेस क्या रह जाएगी। इंसान की यूनिकनेस वहीं पर काम आएगी ना जहाँ पे वो क्रिटिकली हम्म। चीज़ों को सॉल्व कर रहा है, जहाँ पे एआई नहीं कर पा रहा है। हम्म। और यूं कह लिए कि आपको कहीं ना कहीं हर जगह पे आपको एआई की वही ह्यूमन की इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। हम्म। विदाउट दैट इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, अगर आप यूं कह लिए कि आप यूज ही ना करो एआई को, हम्म। तो आपको एक्चुअल में उसकी वर्किंग भी नहीं पता चलेगी। तो लेकिन फिर कहीं ना आप कहीं पीछे हो जाओगे आप बहुत। पीछे हो जाओगे बस। बहुत पीछे हो फिर जाओगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पीछे पीछे होके शायद आप आउटडेटेड हो जाओगे। आउटडेटेड हो जाओ। सही। सही।
आने वाले टाइम में चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब फील होती हैं कि बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी या फिर क्या चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अभी काफ़ी ये मतलब लोग एआई को ब्लैक बॉक्स भी कहते हैं, कुछ लोग नहीं भी कहते, लेकिन सही में अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, लेकिन डेंजरस तो है, यस, मतलब किसी ना किसी तरीके काफ़ी से है। डेंजरस तो है। और इसके हाँ। काफ़ी ऐसे भी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। हम्म। अब लेट सपोज आर्ट वाली ही बात है। हम्म। आर्ट, अगर आप की क्रिएटिवनेस, हम्म। आपकी क्रिएटिविटी है वो आर्ट बनाना, हम्म। कोई ऐसा स्कल्पचर बनाना, तो वो अगर वो बनाए, स्कल्पचर नहीं कहेंगे, या ड्राइंग, पेंटिंग। ड्राइंग, सीन या कुछ भी ऐसा, हम्म। वो आप डेटा उसको दिए दे रहे हो, वही डेटा आप उसको दिए दे रहे हो, तो एआई भी उस हद तक बनाने लग रहा है। हम्म। तो कहीं ना कहीं आप पे वो आ रहा है ना, जो आप क्रिएटिवनेस दिखा के मार्केट में देते थे या आर्टिस्ट देते थे, वो हम्म। उनकी वैल्यू कहीं ना कहीं डिग्रेड हुई ना। सही सही। अब लोग मतलब लोगों को सस्ता शौक मिल गया है, हम्म, तो वो फिर वो चीज़ अभी नहीं रही है, ठीक है, ये चीज़ें तो एक नहीं। तरीके से टूल भी हो गया ना ये यूज करने के लिए उनके लिए। अब हम्म। वो यही होगा ना, जनरल पब्लिक, वही क्वेश्चन आया फिर से घूम के कि वो हम्म। जनरल पब्लिक ऐसा ना हो अपनी ईगो के चक्कर में, या कोई ऐसा आंसर दे उनको, हम्म। एआई को, कि वो एक टाइम पे अपने आप से जो है गलत आंसर्स देने लगे पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड को, और ऑल ओवर द ग्लोब को। ये भी अगर मतलब अगर इस बात से अगर हम आगे बढ़े, तो अगर लोग बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो जाएं और बहुत इन्वॉल्व हो जाएं और एआई के बगैर रह ना पाए, और फिर एआई अगर चला जाए तो क्या तो होगा? क्या होगा? तो उसमें उस सिचुएशन में तो तो मतलब मतलब, ब्लैकआउट हो जाएगा पूरा। जी, यही वही तो आपको एज केस रखेगा कि आप हम्म। एआई के साथ साथ अपने को भी अपग्रेड करते रहो। अपग्रेड कर रहे हो। मतलब फिर तो मतलब जैसे कि वही है ना कि आपको मैंने आदत डाल दी इंटरनेट की, और फिर एक दिन फोन मतलब इंटरनेट ही ना रहे, तो एआई भी आया तो फिर सब खत्म। एआई बेस्ड है इंटरनेट पे। हाँ, इंटरनेट पे। इंफॉर्मेशन इधर से उधर, उधर से इधर अगर नहीं हो रही है, इंटरनेट नहीं हुआ तो सब कुछ। इलेक्ट्रिसिटी खत्म नहीं है, हाँ, कुछ भी हो सकता है, तो ये सब चीज़ें तो फिर उसके सब कैटेगरीज हैं एक तरीके से। हाँ, तो ये चीज़ें हैं, नहीं काफ़ी कुछ हमने इस पे आज डिस्कस किया। जी, जी। तो स्टार्टअप से बात शुरू हुई थी और एआई तक आई, तो बस अगर लास्ट में इसको मैं कहूँ तो अच्छा, क्या आप जैसे कि अगर कोई मास्टर्स कर लेता है या बैचलर्स करता है और हम्म, फिर हायर एजुकेशन की तरफ जाता है या फिर और चीज़ें करता है, तो क्या अब उस चीज़ की अब ज़रूरत है? क्योंकि हर चीज़ तो पहले टाइम में चली, इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था, तो लोग डिग्री हासिल करके नॉलेज गेन करते थे, अब तो सब आपके कीबोर्ड पे ही ये सारी चीज़ें, तो अब डिग्रीज की क्या वैल्यू या क्या उसकी स्कोप है? नहीं, डिग्रीज की तो अभी भी वैल्यू है। मैटर ये करता है कि आप कहाँ से कर रहे हैं, प्लस उसके साथ साथ अब अगर आप उस डिग्री तक पहुंचे हैं तो हम्म। ऑब्वियसली आप स्किलफुल होंगे। हम्म। कोई अच्छी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी की हम्म। डिग्री है तो आप ऑब्वियसली स्किलफुल होंगे, ऐसा हो नहीं सकता, नॉट पॉसिबल मोस्ट ऑफ द केसेस में कि आप स्किलफुल ही ना हो। हाँ, एक्सेप्शंस को आप साइड करते लेकिन हुए। जब आपको सब आता है आपकी स्क्रीन पे, तो आप एक एक वक्त, एक साल, एक फीस स्ट्रक्चर क्यों आप करके नॉलेज हासिल करने जाओ, जबकि नॉलेज तो आपकी स्क्रीन पे है, सब सब कुछ जितना भी कुछ हो सकता है सब स्क्रीन पे हाँ, तो आता है। फिर आप उसमें दो चीज़ें हैं ना, या आप जॉब करना चाहते हैं हम्म। तो आपके लिए वो डिग्री इम्पोर्टेंट है, हम्म। क्योंकि एक वो बेंचमार्क सेट किया हुआ है, रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट है। हम्म। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं हम्म। तो वो एक सब अलग है, फिर वो तो हम्म। आज के वक्त में कई सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो हम्म। काफ़ी यंग हैं और हम्म। कर रहे हैं। सही। तो इनका इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है ना, पहले के टाइम पे उतनी इंफॉर्मेशन थी ही नहीं, हम्म। रिसोर्सेज ही नहीं थे हम्म। उसको हासिल करने के लिए, उस इंफॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए। आज से 20 साल बाद, बीस हम्म। साल पहले ही मुझे अभी लग रहा है कि हम एक ट्रांजिशन फेज में, हम यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, लेकिन अभी जा ही रहे हैं, हम्म, पहुंचे नहीं है, और ये भी अभी छोड़ा नहीं है, बीच में हम्म, है। अब वहाँ पहुंच पाएंगे या ये छोड़ पाएंगे, वो तो टाइम पे वक्त बताएगा।